वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग बीपीएससी पीआरटी के लिए सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी तक जो सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं उसी आधार पे अगला सेट तैयार किया गया है। अगर ऑफलाइन के माध्यम से देखिएगा तो हम लोग को ऑफलाइन में शायद ये टेस्ट नंबर 102 चल रहा है। 102 है। सेट नंबर 102 अभी तक कंप्लीट हो चुका है ऑफलाइन में। देखिए ऑफलाइन टेस्ट का ही यह क्वेश्चन है। डिस्कशन करने में आपको सुविधा होगा कि हाँ, जो नहीं बना है डायरेक्ट ऑफलाइन में अगर डिस्कशन नहीं हो पाया है तो आप लोग ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और बहुत जल्द ही ऑनलाइन टेस्ट का भी योजना बना लिया गया है। एप्लीकेशन तैयार है मंत्रा क्लासेस के नाम से। और आप लोग को बीपीएससी पीआरटी के लिए ऑनलाइन भी टेस्ट मिलेगा। जितना अभी तक ऑफलाइन हो चुका है वो सब मिलेगा। और साथ ही साथ उसमें नया नया इंक्लूड होते जाएगा। जो ऑफलाइन दे चुके हैं वो भी प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, और जो ऑनलाइन है वो तो देना ही इम्पोर्टेंट होगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते तो अंकों का गुणनफल 360 होता। ठीक है। कमल द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त अंक क्या है? देखिए, कमल नाम का स्टूडेंट है, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, एक गणित का मैथ का और दूसरा अंग्रेजी का इंग्लिश का दिया। दोनों में कितना नंबर लाया? 40 लाया। मतलब दोनों को मिला के 40 लाया, ये नहीं कि दोनों में अलग अलग 40 लाया है। मतलब अगर हम मान ले कि एक एग्जाम में अगर x नंबर लाया है तो दूसरा एग्जाम में 40 माइनस x नंबर लाया होगा। एक तो ये लॉन्ग मेथड जाएगा। दूसरा हमको ये नजर आ रहा है कि ऑप्शन से कहीं जाएंगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा। ऑप्शन से ही जाना उचित रहेगा इस सवाल में, लेकिन देख लीजिए बेसिक भी। अब अगला कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक मिलते, पहले x नंबर मिल रहा था ना, अब अगर उसको x प्लस 3 नंबर मिलते, ठीक है, और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते, पहले 40 माइनस x मिल रहा था, अब इससे 4 अंक कम मिलेगा तो कितना मिलेगा? इसमें से 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 36 माइनस x बचेगा। कोई दिक्कत कहिएगा यहाँ तक नहीं होगा। तो अंकों का गुणनफल 360 होता। अगर यह सिचुएशन होता तो जो अंक आया है उसका गुणनफल किसके बराबर होता? 360 के बराबर होता। ठीक है। x में 36 से गुना करिएगा, कितना आएगा? 36x आएगा। x में माइनस x से गुना करिएगा, x स्क्वायर आएगा। प्लस 3 गुने 36 कितना होगा? 108 होगा। अब माइनस में क्या होगा? 3x। अब बराबर है क्या होगा? 360 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 36 माइनस में 3x है, क्या हो जाएगा? प्लस में 33x हो जाएगा। 108 को उधर भेज दीजिए, 360 माइनस में 108 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर को भी उधर भेज दीजिए, प्लस में बना दीजिए एक्स स्क्वायर। 33 उधर गया तो माइनस में 33x हो गया। और उधर 360 में से 108 घटाइएगा तो कितना आएगा? प्लस में आ जाएगा। 10 में से 8 गया कितना? 2। 5 में से 0 गया 5। 3 में से 1 गया 252 आ गया। इज इक्वल टू में क्या लिख दे? 0 लिख दे। अब आपको ये सीधा सीधा एक द्विघात समीकरण नजर आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस में 252। आप जब इसको सॉल्व करिएगा, द्विघात समीकरण है, तब कै वैल्यू निकलेगा? 2 वैल्यू निकलेगा। किसका वैल्यू निकलेगा? एक्स का वैल्यू निकलेगा। और जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वही ना गणित में कितना नंबर आया वो आपको निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक्स का मान लीजिए कि यहाँ 21 आया, तो ई का मान कितना होगा? 40 माइनस 21। सीधी बात है। तो आप मैथ और इंग्लिश दोनों निकाल लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में इतना करना कोई जरूरी नहीं है। एक बार सीख लिए, समझ लिए, बात खत्म। अब आइए ऑप्शन पे। मान लेते हैं कि यही ऑप्शन सही है। अगर यह ऑप्शन सही है, इसका मतलब है कि उसको गणित में कितना नंबर आया है? 21 नंबर आया है। और इंग्लिश में कितना नंबर आया है? 19 नंबर आया है। देखते हैं, दोनों के जोड़ के 40 तक पूर्णा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 21 प्लस 19 करिए, 21 प्लस 19 करिए, बिल्कुल आपको 40 पूरेगा। मतलब ऑप्शन ए होने का चांस लग रहा है। ऑप्शन बी देखिए, 12 प्लस 28 करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। मतलब मैथ और इंग्लिश को जोड़ देते हैं तो 40 दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन सी, 21 प्लस 12 तो 40 नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी तो इसे भी खत्म है। अब बात रह गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का,
कि दोनों में से कोई एक होगा, कि दोनों होगा, कि कोई नहीं होगा। चलिए उसको समझते हैं। अगर मैथ में 21 नंबर लाया है, तब बाद के कंडीशन में 3 अंक बढ़ा है, तो 21 बढ़ के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर इंग्लिश में 19 नंबर लाया है, तो 4 अंक कमेगा, तो 19 - 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये दोनों का गुणनफल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पूरना चाहिए, 360 पूरना चाहिए। आप क्या जानते हैं, 15 × 24 360 होता है कि नहीं होता है? आप कहिएगा बिल्कुल होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। कोई सोचने का बातें नहीं है इसमें। आइए देखते हैं अगला ऑप्शन नंबर बी। अगर हम मानते हैं कि मैथ में 12 है, तो जब 3 अंक उसको अधिक मिलेगा, तब 12 और 3 कितना अंक मिलेगा, बिल्कुल 15 अंक मिलेगा। अगर 28 अंक पहले अंग्रेजी में मिल रहा था, अब 4 अंक कम मिलेगा, तब कितना मिलेगा, 24 अंक मिलेगा। तब 15 × 24 कितना होता है, 360। आना भी तो चाहिए 360 है, तब बिल्कुल 360 आ गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो आप आंसर क्या लगाइएगा, इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई को आप टिक करिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, पता कम से कम चले कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? चलिए देखिए, बहुत आसान सा सवाल। समचतुर्भुज का सवाल अगर आ गया एग्जाम में, समझिए कि नंबर कंफर्म होना चाहिए उसका। समचतुर्भुज का आप क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? सबसे पहले क्षेत्रफल बनाइए। समचतुर्भुज ऐसा भी होता है, इसको तिरछा करके समांतर भुजा बना देंगे, वो भी होगा, ये भी पॉसिबल। चलिए जो बन गया देखिए, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना में पहला विकर्ण और गुना में क्या, दूसरा विकर्ण। ये बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से किसके, 480 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। सीधा लिखे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्वेश्चन में चर्चा है, लिख दिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना में पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। इस सब का मान कितना दिया है, 480 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना है, 20 है। चलिए ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई अगर 20 है, तो एगो विकर्ण को हम मान लिए 20 और दूसरा तो पते नहीं है, तो जैसे के तैसे छोड़ दिए। बराबर में क्या, 480। 20 से काटेंगे इसको, कितना बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा। दो उधर गुना होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो आपको D2 का मान कितना निकल के आएगा, बिल्कुल 48 निकल के आ गया। चलिए, अगर दूसरा डायगोनल का मान 48 आपको निकल के आ गया और पहला विकर्ण तो 20 खुद ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, मतलब इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई और इसका लंबाई। आपको एक बात पता है कि समचतुर्भुज का चारों भुजा तो बराबर होता है, यही ना हम खींच दिए दो विकर्ण। अब समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो अगर एक विकर्ण 20 दिया हुआ है, तो ये वाला कितना, 10, तो ये वाला भी कितना, 10। दूसरा विकर्ण आपको कितना है, 48। इसका मतलब अगर इधर 24 तो इधर भी कितना, 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और रूल आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरा को कितना डिग्री पे काटता है, तो आप कहिएगा 90 डिग्री पे काटता है। अब भुजा यही तो है, भुजा यही तो है समचतुर्भुज का, इसी का तो मान पूछा है। चलिए देखते हैं इसका मान कैसे निकलेगा। 10 है, 24 है, तो एक तो आप सीधा जानते हैं कि ट्रिपलेट के हिसाब से 10 24 कितना, 26। और नहीं जानते हैं तो 10 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676, उसका रूट अंडर लगा दीजिए तो कितना आएगा, 26। तो 26 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 26 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल है, सवाल में तो कुछ ये नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 15 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने का खर्च 70 रुपया जो है प्रति मीटर के हिसाब से 84। एक बात गौर करने वाले हैं, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर नहीं। जब आप सोचिएगा कि क्षेत्रफल नाप उप के हमको बताया कि चलिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में अगर बिछाते हैं तो इतना रुपया का इन्वेस्टमेंट, नहीं, मीटर में दिया है, माने लंबाई के सेंस से क्वेश्चन काम किया है। क्या है क्वेश्चन समझिए। आप एक बात बताइए, जितना आपका कमरा का क्षेत्रफल होगा, जितना कमरा का क्षेत्रफल होगा
उतना ही आपको कालीन लगेगा कि ज्यादा कम लगेगा? तो आप कहिएगा उतना ही लगेगा। जितना कालीन ही तो है, जितना कमरा का क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका क्षेत्रफल होगा? कालीन का क्षेत्रफल होगा। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, आपका अगर कमरा है तो उस कमरा का जितना क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा, उसमें अगर चटाई बिछा दीजिएगा, कालीन बिछा दीजिएगा, दरी अगर बिछा दीजिएगा, तो उसका पूरा पूरा रूम में भरा हुआ अच्छा से बिछा दिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई अगर कालीन का करिएगा, दरी का, तो वही तो रूम के बराबर आएगा। तो ये कोई बड़ी इशू है नहीं कि कमरा का क्षेत्रफल कालीन के क्षेत्रफल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए, कमरा का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? तो आप कहिएगा कि कमरा का लंबाई दिया हुआ है 15, लेकिन कमरा का चौड़ाई गायब है। कमरा का चौड़ाई हमसे पूछ लिया है, तो हम कहेंगे ठीक है। चलिए, कमरा के लंबाई में आप लिख दीजिए कितना? 15। चौड़ाई आपको पता है नहीं, तो आप कहिएगा चलिए x मान लेते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़िए। लंबाई गुने चौड़ाई, कमरा का क्षेत्रफल तैयार है। आगे आइए, कालीन का क्षेत्रफल। जब आप कालीन में जा रहे हैं तो कालीन में भी तो आप कहिएगा कि लंबाई गुने चौड़ाई दीजिए, लेकिन जैसे ही आप कालीन पे फोकस करिएगा, कालीन का सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? 75 सेंटीमीटर चौड़ी, मतलब चौड़ाई दिया हुआ है। तो कहिएगा ठीक है, जो दिया हुआ ही लिखते हैं, 75 सेंटीमीटर चौड़ाई। मीटर में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, सब चीज मीटर में चल रहा है। तो चलिए, सेंटीमीटर को हम किस में बदल दिए? मीटर में। अब लंबाई गायब है और चौड़ाई दिया हुआ है। अब क्या सोच रहे हैं, चौड़ाई लंबाई को y मान ले? नहीं मानेंगे, ठीक से पढ़ेंगे क्वेश्चन, लंबाई भी दिया हुआ है। देखिए, हर 1 मीटर में कै रुपया? आप कहिएगा 70 रुपया। हर 1 मीटर में कै रुपया? 70 रुपया। खर्चा कितना हुआ? 8400। तो आपको नहीं लगता है 8400 बटा 70 बराबर कितना? 120। इसका मतलब लंबाई 120 मीटर रहा होगा। फिर समझिएगा, आपको 1 मीटर कालीन बिछाने में अगर 70 रुपया, 1 मीटर लंबा कालीन बिछाने में अगर 70 रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप 120 मीटर बैठाइएगा तो 120 गुने 70, 8400 रुपया जाएगा ना। वही बात हम यहाँ किए हैं। तो इसका मतलब है कि कालीन का जो लंबाई आ गया, कितना आ गया? 120 आ गया। अब आगे बढ़िए। 15 अठे कितना होता है? 120 होता है। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 2 तिया 6। एक्स का मान आपको क्या निकल के आ गया? 6, बिल्कुल। इसका मतलब है कि कमरे की चौड़ाई क्या मीटर है? 6 मीटर। आंसर ऑप्शन सी। बोलिएगा अगर कोई दिक्कत समझने में होगा तो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। एक आवृत्ति बंटन के माध्य और बहुलक, एक सेकेंड रुक जाइएगा। यहाँ पे बहुलक है, समझ ही गए होंगे आप लोग, ज्यादा कलाकारी करने का इसमें जरूरी उरी नहीं है। चलिए, एक आवृत्ति बंटन के माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 माध्यिका ज्ञात कीजिए। सिंपल, एक फॉर्मूला याद रहेगा, 20 सेकेंड में आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का? देखिए, अगर आपसे माध्य, माध्यिका और बहुलक का रिलेशन पूछे, अभी 2 दिन पहले एग्जाम, नहीं 1 सप्ताह पहले एग्जाम खत्म हुआ ना, रेलवे का ग्रेड 3 का टेक्नीशियन का, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछे हुए था, आप लोग प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना में माध्यिका, 3 गुना में माध्यिका, अब माइनस में 2 गुना में माध्य, माइनस में 2 गुना में माध्य। चलिए, बहुलक क्या दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है, आप लिख दिए बहुलक के सामने 16। माध्यिका दिया हुआ है तो कहिएगा नहीं दिया हुआ है, तो छोड़िए, नहीं दिया हुआ है तो लिख दीजिए। अब सोच रहे होंगे कि एम कहाँ से लिख दिए, शॉर्टकट उतना कौन लिखने जाएगा बार बार, तो एम लिख दिए। 2 गुने माध्य कितना दिया? आप कहिएगा 28 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, 16 का 16, 28 दूना 56, माइनस में 56 इधर आएगा, प्लस में 56, ये भी ठीक है। अब बराबर में 3 एम हो गया। 16 प्लस 56 कितना हो जाएगा? 50 10 60 10 72 हो जाएगा। 72 बराबर क्या? 3 गुने माध्यिका। अगर माध्यिका का मान निकालना है तो क्या होगा? 72 बटा में 3, कै बार में कटेगा? 24 बार में। तब माध्यिका का वैल्यू निकल के क्या आ गया? 24 आ गया। कहिए अगर कहीं से कोई तकलीफ है इस क्वेश्चन में, तो सीधा फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका और माइनस में 2 गुने माध्य। थोड़ा सा अपना लॉजिक बना सकते हैं कि याद कैसे रहेगा। हो सकता है कि पेपर में आप कंफ्यूज कर जाइएगा
कि 3 गुने माध्य किए थे कि माध्यिका किए थे, इसके लिख देखिए। 1 2 3 4 लेटर का है ना, तो 3 से गुना, और 3 लेटर का है तो 2 से गुना। ये 3 अंक माने 3 अक्षर का है तो 2 से गुना, और ये 4 अक्षर का है तो 3 से गुना। और स्वाभाविक बात है, 3 बड़ा है 2 छोटा है ना, तो बड़के में से ना छोटका घटेगा, तो आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। 25 वस्तुओं का क्रयमूल्य 20 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के समान है। मतलब क्या, आप मान लीजिए, उतना ही से समझ में आएगा कि आगे लाभ हानि प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए, एक वस्तु को मान लीजिए कि आप सीपी रुपया में खरीदे हैं, और एक वस्तु को आप एसपी रुपया में बेचे हैं। फिर से समझिएगा, एक वस्तु को आप खरीदे कितना में, सीपी रुपया में। एक वस्तु को आप बेचे कितना में, एसपी रुपया में बेचे हैं, ठीक है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का दाम सीपी है, तब 25 वस्तु का दाम कितना होगा, 25 गुना में सीपी होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, एसपी है, तब 20 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 20 गुने एसपी होगा। क्वेश्चन का है कि समान है, इसका मतलब बीच में क्या लगा दीजिए, बराबर लगा दीजिए। सीपी उधर से बुला लीजिए एसपी को, बराबर में 20, उधर से बुला लीजिए 25 को, तो बटा में 25। 5 चौका 20, 50 25। सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना है, 5। कितना का फायदा, 1 का फायदा, कितना पे, 4 पे। अब मल्टीप्लाई बाई 100%, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी 25% आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए, ये बॉर्डर लाइन है, ये किसका बॉर्डर लाइन है, पास मार्क का। इतना नंबर यहाँ आप है तो आप एग्जाम पास किए, और यहाँ आप नहीं है तो एग्जाम पास नहीं किए। एक छात्र 30% लाता है, टोटल जितना का एग्जाम हुआ उसका क्या परसेंट लाता है, 30%। अब 45 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब पास से वो पहला ही ना रह गया। ये पास मार्क का अगर लाइन था तो तब पास से वो कहाँ रह गया, पहले। कै परसेंट अंक लाके, 45 अंक लाया है, और परसेंट की बात करिएगा तो क्या परसेंट लाया है, 30% लाया है, ठीक है। दूसरी छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, माने वही पासिंग मार्क जो बना है उससे 45 अंक अधिक लाया। माने एक और स्टूडेंट परीक्षा दिया जो पास मार्क से आगे भाग गया। अब पास मार्क से कितना आगे भाग गया, तो आप कह रहे हैं कि 42% लाया है। क्या परसेंट लाया है, 42% लाया है। अब पास मार्क से कितना ज्यादा नंबर लाया है, तो आप कहिएगा कि कितना लाया है, 45 अंक ज्यादा लाया है। ये 45 आगे है, ये 45 पीछे है। चलिए, ई बच्चा को यहाँ से यहाँ अगर कवर करना होता, यह बच्चा को यहाँ से उठ के अगर यहाँ जाना होता, तो उसको कै परसेंट का सफर तय करना पड़ेगा, तो कहिएगा 12% का। मतलब 12% का गैपिंग है। कितना परसेंट का गैपिंग है, 12% का। बच्चा यहाँ से यहाँ कब पहुंचेगा, जब ये 45 नंबर पास होने के लिए कम में लाया है, तब पहले तो इसको कहिएगा कि पास हो जाओ एग्जाम, 45 नंबर और लाओ तब तुम पास होगा। जब वो पास हो गया तब बच्चा कह रहा है कि हमको उसके इतना नंबर लाना है, तो आप कहिएगा चलो 45 और नंबर लेके आओ, तब वहां पहुंचेगा। मतलब 45 और 45 कितना नंबर, 90 नंबर। अगर ये पहला बच्चा 90 नंबर लाएगा तो सीधा यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब परसेंट में कितना, तो कहिएगा पास मार्क से पहले 30%, अब पास मार्क से 42%, माने गैप कितना का कवर करेगा, 12%। तब क्वेश्चन के हिसाब से यही तब 12% 90 का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1% का अगर वैल्यू निकालना होगा, तो आप कहिएगा 90 अब बटा में 12। अगर 100% का वैल्यू निकालना रहेगा, 100% माने क्या, टोटल कंप्लीट। कंप्लीट माने जितना नंबर का पेपर हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, उतना, गुना में 100। 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, 3 से 30 बार में, 25 तिया 75 है, 0। 750 नंबर का एग्जाम हुआ। वही पूछा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तक कितना नंबर का एग्जाम हुआ, 750 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। अब पेपर में कैसे होगा, पेपर में करने के लिए सीधा देख रहे हैं, 30%, 42%, 12%, 45 अंक से फेल,
45 अंक अधिक माने 90। सीधा लिखेंगे 12% माने 90, तो 1% माने 90/12, 100% माने 90/12 गुणे 100, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स वाई और जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपया कमाते हैं, ठीक है, 3 आदमी है, कमा लिया। यदि 7x वाई और जेड के कार्य का अनुपात, कुछ गलत लग रहा है क्वेश्चन में, देखिए लगता है कि हाँ टाइपिंग जब हो रहा था तो कॉपी पेस्ट किया गया होगा, इसको हटाइए यहाँ से। चलिए अब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब समझिए क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई और जेड 3 आदमी है, एक्स है, वाई है और जेड है, 3 आदमी काम करता है और 210 रुपया कमाता है। तीनों मिलके कितना रुपया कमाता है? 210 रुपया। आप एक बात जानते हैं कि अगर जो ज्यादा काम करेगा उसी को तो ज्यादा पैसा मिलेगा। आपका क्षमता ज्यादा है काम करने का तो आपको ज्यादा मिलेगा, मेरा क्षमता कम होगा तो हमको कम पैसा मिलेगा। आप अगर कम पढ़ रहे हो तो आपको कम नंबर आएगा, आपके बगल वाला ज्यादा पढ़ रहा होगा उसको ज्यादा नंबर आएगा। तो ये तो सीधा सा लॉजिक है। अब वो लॉजिक को से यहाँ अप्लाई करना है। यदि एक्स वाई और जेड के कार्य का अनुपात इतना 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 है, माने एक्स अगर 4 यूनिट काम किया तो वाई 6 यूनिट करता है और जेड 5 यूनिट काम करता है, कहिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो जेड को मिली राशि कितनी है? जो जितना मेहनत करेगा उतना ही पैसा मिलेगा, ये बात आप जानते हैं। तो एक्स मान ही लेते हैं कि 4 काम किया तो 4 पैसा मिला, वाई 6 काम किया तो 6 पैसा मिला, जेड 5 काम किया तो 5 पैसा मिला, चाहे 5 रुपया मिला चाहे 5 यूनिट मिला, कुछ भी कहिए। ई तो क्वेश्चन में आपने ना सोच रहे हैं कि बेईमानी किया होगा, एक्स कम में किया है तो ज्यादा पैसा दे दिया होगा, ये सब नहीं सोचना। जितना जो काम किया उतना उसको पैसा मिला, बात खत्म। सबको कितना पैसा मिल गया? 6 4 10 5 15, 15 मिले। लेकिन आप कह रहे हैं 15, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं हम 210 रुपया बांट के आए। तो कहिएगा चलो ठीक है 15 का वैल्यू 210 रहा। तो आपसे पूछेगा अगर एक का वैल्यू कितना, तो 210 अब बटा में 15, ठीक है। जेड का मिली राशि कितना है? जेड को आपके हिसाब से कितना मिला? 5। एक का वैल्यू इतना आ गया है, तो अगर 5 का वैल्यू आपसे पूछेगा तो क्या कहिएगा? 210 बटा में 15 गुना में 5, 5 से कै बार? 3 बार, 3 से 210 कै बार? 70 बार। कहिए कोई दिक्कत इसमें निकालने में? तो ऑप्शन नंबर बी 70 हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। इतना ही पढ़े लिखते चलेंगे, कोई बड़ा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे सुविधा से तब फिर आगे बनाना शुरू करेंगे, उतना नहीं सोचना है। और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, इसका मतलब ये 9 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों एक साथ काम करे तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? देखिए टोटल वर्क तो आप जानते हैं एलसीएम लेके, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना? 2, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मिल के करेगा तो डेली कितना काम होगा? 3 काम। टोटल काम कितना है? 18, तो 18 बटा 3 बराबर कितना? 6। ऑप्शन नंबर ए आंसर। ये सब क्वेश्चन में तो कुछ है ये नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं, दोनों टैंक को डैश घंटे में एक साथ भर सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन रिपीट है, समझिए डाटा बदल के। एक अगर 10 घंटा में भरता है, एक 15 घंटा में भरता है। टोटल क्षमता अगर पूछेंगे तो आप कहिएगा 10 15 कैल्शियम 30। इसका क्षमता कितना? 3। इसका क्षमता कितना? 2। दोनों मिल के भरेगा तो एक बार में कितना भरेगा? 5। भरना कितना है? 30। तो कितना समय लगेगा? 30 बटा 5 बराबर 6 घंटा। ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने, 4 वर्ष 6 महीने माने 4.5 साल, 4.5 कहिए या फिर 4.1/2 कहिए या फिर 9/2 कहिए, इतना साल कहिए, सब बात बराबर है। 2400 प्राप्त होता है, 2400 पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज क्या होगा? फिर से समझिए, रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 4.5%, ठीक है। टाइम कितना है? 9/2 साल है। रुपया 2400 पर प्राप्त ब्याज,
माने प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2400 है। प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज क्या है, चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज का तो सीधा फॉर्मूला होता है क्या, मूलधन गुना में समय कितना है 9/2, गुना में दर कितना है 4.5, अब बटा में क्या 100, दशमलव हटाएंगे फिर क्या आएगा 0, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 12 बार कितना आ गया 12 गुना में 9, एक और कटने वाला लग रहा था यहाँ छूट गया, 5 से 5 दूना 10, 5 नमा 45, 9 को लिखिए बटा में 2 को लिखिए, 2 से और कटता 6 बार में कितना आ गया 6 गुना में 81, कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा, 6 48, कोई भी ऑप्शन हमको नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब 480 नहीं होगा, 816 नहीं होगा, 796 नहीं होगा, तो आंसर क्या लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आएगा। कितना आप लोग आराम से 6 में 81 से गुना करिएगा, कितना आ जाएगा 486 रुपया आ जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कितने समय में 8,750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखिए मूलधन है कितना 8,750, ब्याज कितना है, तो आप कहिएगा मूलधन का 6/25 भाग, तो यही ना मूलधन है, तो मूलधन का 6/25 भाग यही ना होगा, तो क्या निकल गया आपको ब्याज। आप एक बात बताइए, ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, तब ब्याज बराबर है मूलधन, मूलधन कितना है 8,750, गुना में समय कितना है, तो नहीं पता है, समय ही तो हमसे पूछा है तो टी लिख दिए, दर कितना है 8%, माने 8/100, यहाँ तक कहिए अगर कोई दिक्कत है तो। आगे देखिए, अब काट कुट करके टी का मान निकाल दिए, 8,750 से 8,750 सीधा खत्म, 25 से 25 चौका 100 खत्म, 4 से 2 बार में, 2 से 6 3 बार में, तो टाइम बराबर क्या आ गया 3 आ गया आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है, 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, और बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करता है, कार बी की गति कितनी है। कोई एकदम इजी सवाल, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कैलकुलेशन। कार ए का स्पीड कितना है 80 है, 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, आप बताइए ना कि 6 घंटा में कितना जाएगा, आप कहिएगा चाल, गुना में समय, आप बराबर में कहिएगा कि 480 आया, तो 480 क्या आया दूरी आया, किसका दूरी आया, जो ए तय किया है वही दूरी आया 480 किलोमीटर। कह रहा है बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, माने कार ए 480 गया तो इसे 60 किलोमीटर कम करिएगा तो कै किलोमीटर हुआ 420 किलोमीटर, तो आप कहिएगा ठीक है कार बी 420 किलोमीटर चल गया। अब देखिए कार बी की गति निकालना है, स्पीड बताना है, तो बी का अगर स्पीड निकालना है तो कहिएगा बी द्वारा तय की गई दूरी कितना समय लिया सो, तो कहिएगा समय कहाँ दिया हुआ, तब भी उस समय में माने उसी समय में 6 घंटा ए लिया ना, उतना ही देर में ये भी 420 किलोमीटर गया है, तो दूरी बटा में समय बराबर क्या चाल, कितना आ गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत है कमेंट उमेंट करिए बताइए, और नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, धारा की दिशा में माने अगर आदमी एक्स की स्पीड से तैर रहा है ना, और धारा अगर वाई की स्पीड से जा रहा है ना, तो धड़े की दिशा में जाएगा तो उसका स्पीड ऐसे नहीं हो जाएगा, अगर धारा के विपरीत का बात करता है तो ऐसे नहीं हो जाता एक्स माइनस वाई, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखिए धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 है, मतलब क्या कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दे दिया है 15 दे दिया है, ठीक है, और धारा की चाल, और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब ये जो y है y का मान क्वेश्चन खुद ही दे दिया है कितना आ रहा है, कहिएगा ठीक है। इसका मतलब है अगर आप यहाँ से x का मान निकालना चाहे
तब 15 में से क्या घटेगा, 2.5 घटेगा। आप कहिएगा कि 12.5 आ गया, तो बिल्कुल ठीक है, 12.5 आ गया। आगे देखिए, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत उसकी चाल बताना है। धारा के विपरीत माने x माइनस वाई ना। x का वैल्यू आप क्या निकाले हैं, 12.5। y का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2.5। घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कहिए कोई दिक्कत है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर ऑप्शन नंबर है। आइए 14 नंबर में, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 और गुना में साइड का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कहिए, साइड का स्क्वायर कहिए, कोई बात नहीं है। मतलब भुजा पता होगा तभी क्षेत्रफल पता होगा। लेकिन क्या आपको भुजा पता है, नहीं पता। आप कहिएगा क्या पता है, हाइट पता है। तो समबाहु त्रिभुज में अगर हाइट निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, √3a/2। ए फिर वही बात है, भुजा √3 गुने भुजा बटा 2 करिएगा ना, तो क्या निकल के आता है, हाइट निकल के आता है। क्वेश्चन में हाइट कितना दिया है, 15 दिया है, तो इसको किसके बराबर रख दिए, 15 के बराबर रख दिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, √3 से इसको काटेंगे, 15 30/√3 आएगा ना, पहले लिखिए 30/√3। √3 से ऊपर नीचे गुना करिएगा तो नीचे हो जाएगा 3, 30 कटेगा 10 बार में, 10√3 हो जाएगा। परिमेयकरण कर दिए, जस्ट परिमेयकरण और कुछ नहीं। भुजा का मान आ गया 10√3। अब यहाँ रख दीजिए भुजा का मान, √3/4 और गुना में भुजा का मान। 10√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर 3। 4 से कटेगा कै बार में, 25 बार में। 25 दिए कितना हो गया, 75 हो गया। तब 75√3 का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। फॉर्मूला बेस्ड तो सवाल आएगा ही, ज्योमेट्री मेंसुरेशन पे आधारित। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। देखिए व्यास है ना 28, इसका मतलब इतना आपको पते चलेगा कि रेडियस कितना है, 14 है, ठीक है। अर्धवृत्त यही ना है, अर्धवृत्त पूरा कितना होता है, ये पूरा 2πr होता है, तो आधा उड़ा देंगे तो क्या होगा, πr होगा। लेकिन परिमिति माने कोई फिगर के चारों तरफ टच करना है, वही लंबाई हुआ। लेकिन काट दिए तो ये पूरा का इसे काट दिए तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको πr मिल गया। लेकिन ई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया परिमिति में, तो इसको जोड़िएगा कि नहीं, क्या है, व्यास है, या फिर कहिए कि 2 त्रिज्या, कुछो कहिए, बात बराबर पड़ेगा। चलिए πr, पाई की जगह क्या रखिएगा, 22/7। रेडियस क्या निकाले हैं, 14 निकाले, प्लस में 2 गुने क्या, रेडियस माने 14। इधर आ गया कितना, 28। इधर 7 दूना 14 माने 22 दूना 44। 44 प्लस 28 कितना होगा, 8 4 12 के 2, हासिल 1 4 1 5 और 2 7, 72 आ गया। ऑप्शन नंबर सी 72 सेंटीमीटर आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, त्रिज्या r वाले एक गोले तथा त्रिज्या r एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। गोला का आयतन क्या होता है, आप कहिएगा 4/3πr3, ठीक है। रेशियो बताना किससे, बेलन के आयतन से। अब बेलन का आयतन क्या होता है, πr² ईच होता है, ठीक है। त्रिज्या क्या दिया हुआ है, गोला का r दिया हुआ, तार की जगह r है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें आएंगे तथा त्रिज्या r वाले बेलन है ना, तो बेलन के त्रिज्या की जगह r रखना है, r हम रखे हुए हैं। ऊंचाई की जगह क्या रखना है, 2r रखना है। ऊंचाई क्या है, 2r है, तो ऊंचाई की जगह 2r रखना है। तो h को अगर हम हटा दे, इसके जगह डायरेक्ट 2r इसी लाइन में लिख दे तो कोई दिक्कत, तो कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। पाई से पाई गया, r के पावर 3, r² है, इधर r, तो ये सब कट जाएगा ना, r के पावर 3 से ना, 2 है ना, 2 से 4 कटा कितना बार में, 2 बार में, तो इधर बच गया 2, 3 उधर चला जाएगा, तो 2:3 आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 170 परिवार के एक सर्वेक्षण में 115 कॉफी, 110 चाय और 130 दूध पीते हैं, ठीक है। इसके अलावा 85 कॉफी और दूध, 75 कॉफी और चाय, 95 चाय और दूध, 70 तीनों पीते हैं। पता करें कितने कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं करते। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, बस 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा इस क्वेश्चन पे तो बन जाएगा। 3 मटेरियल का अगर चर्चा करेगा तो रीजनिंग में जो आप वेनन डायग्राम देखते हैं ना, सेम वही यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या चीज का आपको चर्चा किया हुआ है, चाय है,
दूध है, कॉफी है। सिंपल इस सवाल में ऐसे 3 गो सर्कल ड्रॉ करिए जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तीनों एक दूसरा को काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान से इसको सिखा रहे हैं। मान लीजिए सबको एक एक बना दीजिए। पहला वाला वृत्त को मान लीजिए कि कॉफी के लिए है, ठीक है। दूसरा वाला को कह दीजिए किसके लिए है, चाय के लिए। और लास्ट वाला को कह दीजिए किसके लिए है, दूध के लिए। आगे आइए। अब आपको क्या करना है इस सवाल को बनाने में, सबसे पहले तीनों में कॉमन को आपको ढूंढना है, पहला तरीका। इसके अलावा आप दूसरा रास्ता अपनाइएगा, गलत हो जाएगा। तीनों में कॉमन देखिए, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये तीनों में आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल यही पार्ट हमको तीनों में नजर आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें, तीनों में यही कॉमन है कि कोई और कॉमन है, आप बता दीजिए। चलिए यही पार्ट आ गया, क्या तीनों में कॉमन आ गया। अभी जो तीनों में कॉमन है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में खुद, कि जो तीनों में कॉमन है 70 तीनों पीते हैं। 70 जो है तीनों में शामिल है, तो इसका मतलब है आप 70 किस में शामिल करिएगा, इसी में शामिल करेंगे। किसको, 70 को। व्हाइट शायद नहीं दिखेगा, रेड इस्तेमाल करते हैं। तीनों में आपको क्या कॉमन है, 70 क्वेश्चन के हिसाब से। यही पार्ट सर्कल के तीनों कॉमन है। यही कॉफियो पिए वाला, इतना आदमी कॉफियो में जा रहा है, इतना आदमी चायो पी रहा है, इतना आदमी दूधो पी रहा है। आप क्वेश्चन कह रहा है कि 70 आदमी तीनों पिए वाला में, तो यही बात होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब 3 गो छांटने के बाद हमको छांटना होता है 2 गो वाला। 2 गो वाला कहने का क्या मतलब, कि जो दो दो मटेरियल में, जैसे 85 आदमी पे जब आप फोकस करिएगा तब कॉफी और दूध दोनों पूछते हैं। माने कॉफी में भी और दूध में भी कॉमन पार्ट कौन है, तो आप कहिएगा यही तो कॉमन है, इसके अलावा तो हमको कुछ नहीं दिखा। जो आदमी कॉफी में हो और दूध में भी कॉमन हो, तो आप कहिएगा कि पूरा कॉफी का मटेरियल इतना है और इसका मटेरियल इतना है, तो दोनों में कॉमन। पहले आपको ये आंख जैसे जो बना दिख रहा है, जिसमें 70 भी शामिल किए, 50 भी शामिल किए, लेकिन अब एक बात बताइए, 85 आदमी अगर दोनों में, तो 70 आदमी भी तो दोनों में। हालांकि 70 आदमी तीनों में, बात सही है, लेकिन इस 70 आदमी तो तीनों के साथ साथ इन दोनों में है कि नहीं। जब आप उधर वाला वृत्त को आप भूल जाइएगा, कॉफी वाला और दूध वाला, इसमें यही पार्ट ना कॉमन नजर आ रहा है, 70 85 जहां जहां लिखे हैं। जब यही दोनों पार्ट कॉमन है, वो कहा है कि दोनों पीने वाला 85 गो है, तो आप ऑलरेडी 70 को तो दिखा चुके हैं ना। इसका मतलब है अब हमको कितना दिखाना पड़ेगा, तो आप कहिएगा 15 गो। माने अगर हम 15 गो रख देंगे तो काम बन जाएगा। कहेगा कॉफी में और दूध में कॉमन, तो हमको आंख नजर आएगा, ये वाला देखिए ऐसे जो बना हुआ है वही तो नजर आएगा आपको। ये दोनों में कॉमन नहीं है, और दोनों में 85 आदमी कॉमन होना चाहिए ना। 85 आदमी हम कॉमन करा दिए कि नहीं करा दिए, आप कहिएगा बिल्कुल हो गया। आगे आइए, देखिए 75 जो है कॉफी और चाय, कॉफी में भी होना चाहिए और चाय में भी होना चाहिए। इधर वाला सर्किल को बोलिए, ये कॉफी का पार्ट, ये चाय का पार्ट, ये दोनों में कितना कॉमन, 75 कॉमन। आप पहले से कितना कॉमन दिखा दिए, 70। आपको दिखाना बच कितना गया, तो कहिएगा सिर्फ और सिर्फ 5 दिखाना रह गया है। आगे आइए, 95 चाय और दूध दोनों पीते हैं, चाय में भी और दूध में भी कितना शामिल है, 95। आप कहिएगा चाय का यह पार्ट और दूध का यह पार्ट, और दोनों में 70 पहले से शामिल है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिला के 95 गो है, तो आप कहें चलिए 25 गो और रख देते हैं, बात खत्म। अब पहले शुरू किए 3 गो वाला से, उसके बाद दो गो को पकड़े, अब सिंगल सिंगल बच गया, सिंगल सिंगल को पकड़ेंगे। इस सब लाइन का काम खत्म है। ऊपर पढ़िए, 115 गो कॉफी वाला, कॉफी का यही दोस्त है पूरा। अब कॉफी के एरिया में जाइएगा तो कॉफी का बवाल होगा। कॉफी का बवाल में कितना पहले आ चुका है, 15 5 20 70 90। कॉफी में 90 आदमी आ चुका है, इसका मतलब दर्शाना हमको 115 है, तब बच कितना गया दर्शाने के लिए, आप कहिएगा बिल्कुल 25 आदमी को और दर्शा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, 110 आदमी चाय में है, चाय का यही पार्ट है, तो चाय में 25 5 30 70 100 गो शामिल है, दर्शाना कितना है 110 गो। आप कहिएगा 10 गो छूट रहा है, तो 10 गो और दर्शा दीजिए, दर्शा दिए 10 गो और। आगे देखिए,
130 को दूध में दर्शा दीजिए। दूध में दर्शा कितना दिए, 25 5 30 10 40 और 70, 110। 110 को दर्शा दिए, दर्शाना है 130 को, तो अब कितना और दर्शा दे, 20 को और दर्शा दे। काम हो गया खत्म क्वेश्चन का, इतना ही सवाल था। एक बार फिर समझिएगा, पहले जब आपको 3 मटेरियल में कॉमन वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको 3 सर्कल बनाना है इस टाइप का। तीनों में जो कॉमन क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले उसको फिल करना है। जैसे इसमें 70 दिया है, 70 फिल कर दिए। कहेगा कि कॉफी और चाय में 75 आदमी है शामिल, कॉमन है, तो आप 70 ऑलरेडी दर्शा दिए हैं, तब सिर्फ और सिर्फ 5 को ही दर्शाइए, 75 माइनस 70 करिए। वैसे वैसे करके हम लिख दिए, 5 को भी लिखे, 25 को भी लिखे, 15 को भी लिखे। अब बाद में चल गए सिंगल सिंगल शॉट पे। सिंगल में गए जैसे चाय, तो चाय का कितना है, 110 आदमी का कवर करता है, तो इस चाय के पूरा एरिया में आप 25 5 30 और 70 100 को दर्शा दी, इसका मतलब बचा कितना, 10, तो 10 को साइड करके आप लिख दिए। यही काम किए। अब क्वेश्चन पे आइए, पता करें कि कितने कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। अच्छा, चाय का यही तो एरिया है, इतना कर हम चाय वाले, तो चाय वाले को आप बाहर फेंक दिए, तो बचा क्या, 25 15 20। ध्यान से देखिए, चाय वाले नहीं होना चाहिए, तो चाय वालों को आप साइड कर दिए, बचा क्या, 25 15 20। अब क्या कर रहे हैं, एक बात और, कॉफी और दूध, कॉफी और दूध में होना चाहिए, ठीक है, तो यही तो है कॉफी और यही तो है दूध, तो कॉफी और दूध में कितना है, तो आप ध्यान से देखिए, आपको नजर आएगा 15। कॉफी में या दूध में कितना, 15। इस चाय को साइड करके, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर ए 15 आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं, बार बार प्रैक्टिस करिए और सेट लगाते रहिए, सेट में आएगा खुद ही याद हो जाएगा। टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 2, एकदम आसान ट्रिग्नोमेट्री डालें, 10th में आप सीधा पढ़े होंगे कि अगर टेन 45 है तो उसका वैल्यू 1, अगर कॉट 45 है तो उसका भी वैल्यू 1। यहाँ भी तो वही बात है, एंगल सेम सेम है, तो आप कह ना सकते हैं कि हो सकता है यूं 45 रहा होगा, यूं 45 रहा होगा। तो टेन 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, 1 प्लस 1 कितना, 2। अब बराबरी में 2 दिया हुआ है, हमको भी 2 आ रहा है, वो 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या सोचा होगा, ए बराबर 45 सोच के क्वेश्चन बनाया होगा, तो हम मान लिए बराबर 45। यहाँ पे ए छूटा हुआ है। टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर। कॉट 45 का मान कितना, 1, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर क्या, 2। यही क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी 2 आंसर हो गया। इस टाइप का इजी जो ट्रिग्नोमेट्री होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, साइन 120 साइन 240 साइन 270 का मान ज्ञात करें। साइन 120 का वैल्यू क्या होता है, देखिए साइन 120 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो यहाँ भी लिख दिए √3/2, जो 60 का वही 120 का। साइन 240 का मान, साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2, तो वही होता है साइन 240 का मान, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या ऐड करना है, माइनस ऐड करना है। साइन 270, साइन 90 का मान क्या होता है, 1, साइन 270 का मान -1। बाकी आपको इसको कैसे सीखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट के माध्यम से। क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, √3 गुने √3 3, और 2 दूना क्या, 4, तो आंसर क्या हो गया, 3/4। 3/4 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है। दिए गए आंकड़े 3 12 4 6 8 5 4 का बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार है वही बहुलक होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 को 2 बार लिखा गया है, हमारा बहुलक क्या होगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। कहिए अगर कोई डाउट वगैरह हो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग बीपीएससी पीआरटी के लिए मल्टीपल सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग कोशिश किया गया कि हर एक चैप्टर से उठा लिया जाए क्वेश्चन, और वही हो रहा है अगर अभी तक आप लोग रेगुलर बने होंगे तो। बाकी जैसा हो ऐसा कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू।